नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ आपको। सीधा अपना सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जाता है, मालूमात है होती है। Thank अच्छा, you। मुझे मालूम ही करना था, मैंने अपनी बेटी के लिए स्पाउस वीजा अप्लाई किया था फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो कुछ आपको आइडिया है कि नॉर्मली ये एप्लीकेशन प्रोसेस कितने हफ्ते लग रहे हैं, इसको डील कर रहे हैं आजकल? कहाँ पे अप्लाई किया जी? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए। अच्छा, और बताइए। बस ये मालूम करना है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन को भेजे जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने भेजी थी उनको। लेकिन नॉर्मली मुझे मालूम करना है कि कितना वीक लग रहा है आजकल। सर जी, नॉर्मली आप इसमें टाइम एक्सपेक्ट कीजिए 4 to 8 वीक्स का टाइम मैं हमेशा देता हूँ। वो इसलिए कि मैंने कई एप्लीकेशंस 4 वीक्स में भी होते देखी हैं और कई ऐसी भी हैं जिनको 8 हफ्ते भी लग जाते हैं और उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। सब डिपेंड करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, आपके केस के ऊपर। कोई उसके अंदर ऐसी कोई अगर उनको चीज़ नज़र आती कि वो समझते हैं कि कॉम्प्लिकेशन है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो चेक करना चाहते हैं या रिकन्फर्म करना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। बट जनरली अगर आप एक नॉर्मल प्रोसेस में चल रहे हैं तो 4 से 8 हफ्ते में आपका काम हो जाना चाहिए। आजकल ये कुछ ज़रा हॉलीडे सीजन है, उसको भी दिमाग में रखिएगा कि ये क्रिसमस की छुट्टियां वगैरह हैं, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा और डिले हो जाए। बट इसके अलावा मुझे अगर आपके केस में कोई ऐसे इशू नहीं है तो फिर 4 से 8 हफ्ते का टाइम मैं आपको एक्सपेक्टेड कह सकता हूँ। ऑलराइट जी, अगला सवाल है जी। हेलो 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 जी। हाँ जी। हेलो, हाय, कैन आई हेल्प? बताएं। हेलो जी, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। बताइए। मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और मेरे भाई होते हैं इटली में। हाँ मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ जी, ठीक है, आपने बता दिया। आप ब्रिटिश नेशनल, आपके भाई इटली में होते हैं। आगे। मैं उनको ईयू फैमिली मेंबर के तहत इधर लेके आना चाहती हूँ। अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपके भाई का स्टेटस इटली में क्या है जी? वो लीगल है। इलीगल है? हाँ जी, लीगल है। अच्छा, लीगल हैं। लीगल वो क्या कर रहे हैं जी वहां पे? उनका क्या, कौन सा स्टेटस लगा हुआ है वहां पे? ये तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या स्टेटस है। उनका 2 साल का वीजा है। अच्छा, चलें, ठीक है। आप उनको यूरोपियन रूट के थ्रू यहाँ लेकर आना चाहती हैं। आपको कुछ अंदाजा है कि कानून इसके बारे में क्या कहता है? नहीं, मैं इसीलिए आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। चलें, अब आप गौर से सुनिएगा और अगर आप इसके नोट्स बना सके तो नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ टेक्निकल चीजें कहूंगा यहाँ पे। पहली बात ये याद रखिए कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं और आप अपने भाई को यूके में लेकर आना चाहती हैं तो आपको यूरोपियन लॉ के तहत नहीं, आपको इमिग्रेशन रूल्स के तहत उनको बुलाना होगा। अब इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं? इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं कि जी आपके भाई को आपके ऊपर बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और डिसेबिलिटी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, आप उनको लुक आफ्टर करती हो, फाइनेंशियली भी आप उनका खर्चा उठाते हैं, एंड प्लस आप ये भी दिखाएं कि जहां पे वो रह रहे हैं वहां अपने आप को लुक आफ्टर खुद नहीं कर सकते, या तो इसलिए कि आप उनको सपोर्ट और दे नहीं सकती वहां पे, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या इसलिए कि वहां पे वो हेल्प अवेलेबल नहीं है। ये तो इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा है। आपने मुझसे पूछा कि वो यूरोपियन कानून के तहत किस तरह से आ सकते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग यहां पे एप्लीकेशंस डाल देते हैं यूरोपियन कानून के तहत, लेकिन एक चीज नहीं सोचते, वो ये है कि जब आपने अप्लाई करना है तो आप यूरोपियन कानून के तहत तब तक नहीं आ सकती हैं जब तक आप यूके से निकल के किसी यूरोपियन कंट्री में जाके ना रह रही हो। आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप इटली चले जाती हैं। अब आप ब्रिटिश नेशनल हैं, आप इटली में जाके अपने भाई को स्पॉन्सर करना चाहती हैं, तो वहां पे भी जाके आपको, क्योंकि वो इटली में पहले से मौजूद हैं, आप यूरोपियन कानून के तहत नहीं कर सकेंगे। किस तरह से काम हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप जाती हैं इटली, वहां पे जाके आप रहना शुरू कर देती हैं, आप काम करना शुरू कर देती हैं, आप घर ले लेती हैं, वहां पे आप अपनी लाइफ मूव कर देती हैं वहां पे। अब आपने 1 साल गुजारा, 1.5 साल गुजारा, 2 साल गुजारे वहां पे, भाई आपका आपके साथ रह रहा है और आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, उसका सारा स्टेटस आपके साथ चलता है, उसका जो घर का खर्चा है आप सारा खर्चा उठाती हैं, आपकी छत के नीचे वो रहता है आपके डिपेंडेंट के तौर पे। उसके बाद फिर साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि जी अब मैं वापस यूके आना चाहती हूं, तो फिर वहां पे आपको कानून यूरोपियन नेशनल के तौर पे कंसिडर करेगा और अब आपका जो कोई डिपेंडेंट होगा वो आपके साथ यूके में आके आपके डिपेंडेंट के तौर पे रह सकता है। सिर्फ ये एक रास्ता है यूरोपियन कानून के तहत जाने के लिए, क्योंकि यूरोपियन कानून अपने ऊपर उसका इतलाक करने के लिए आपको यूके से निकल के किसी यूरोपियन कंट्री में जाके अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने होंगे और वहां पे आपके भाई की डिपेंडेंसी आपके साथ चलनी होगी। उस डिपेंडेंसी की बेस पे उनको वहां का पहले स्टेटस मिलेगा, फिर अगर आप कुछ अरसे बाद डिसाइड करते हैं कि आप यहां आना चाहती हैं तो फिर कानून के मुताबिक आप यहां पर आती हैं और वो आपको एज ए डिपेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं।
सिर्फ ये आपका रास्ता बनेगा, कोई आसान सा रास्ता नहीं है। ना ही ऐसी चीज़ है कि आप ब्रिटिश नेशनल हैं तो क्योंकि हम यूरोप में आते हैं तो बस आपके ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जिस तरह मैंने समझाया है इसको समझ लीजिए, इसी के ऊपर कीजिए। कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे फिर रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में आपके केस के मुताबिक, आपकी सहूलत के मुताबिक आपको समझा दूंगा। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अगला सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, आपसे पूछना ये था कि मैंने अप्लाई किया था स्पाउस वीज़े के लिए, जो एप्लीकेशन है FLROFP, हाँ, तो उसमें मुझे उन्होंने 6 माह के बाद रिफ्यूज़ किया टोइक पे। जो टोइक मैंने जब स्टूडेंट वीज़े पे आया था उस वक्त मैंने वो टोइक लगाया था साथ, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने किया। और अभी मैंने यानी कि एप्लीकेशन जो सबमिट कर दी है कोर्ट में, जो उन्होंने मुझे अपील का राइट दिया था, ठीक है तो अपील की डेट अभी तक आई नहीं। जी। इसके बारे में अगर आप बता सकें कितना how long they would take? अपील की डेट आने में वो तो जी कोर्ट्स की तरफ से डिलेज हैं बहुत ज़्यादा। कोर्ट सिस्टम ऐसा कुछ चल रहा है कि वहाँ पे कुछ जजेस की भी कुछ हड़तालें चल रही हैं या क्या चल रहा है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज हो रही हैं। सो जहाँ पे पहले हम 1-2 महीने में एक्सपेक्ट करते थे कि हियरिंग डेट आ जाती है, अब 6-6, 8-8, 10-10 महीने लग रहे हैं वहाँ पे। सो एक तो ये डिले हो सकती है। और कुछ सवाल आपका? मेरा ख्याल आप चले गए। मैं सिर्फ आपसे जो चीज़ पूछना चाह रहा था, जिस वजह से मैंने कहा कि और कोई सवाल, आपने कहा कि आपने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था FLR-FP के ऊपर। वो कुछ सेंस नहीं बनती। अगर आपने स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है तो आप FLR-M के ऊपर अप्लाई करते हैं, और वो भी तब कि जब आपके पास लीगल स्टेटस होता है, आप तमाम अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, आपकी वाइफ की तरफ से सारी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, तब जाके आप अप्लाई करते हैं FLR-M के ऊपर। जब आप FLR-FP पे अप्लाई करते हैं तो वो स्पाउस वीज़ा नहीं होता, वो आपका होता है डिस्क्रिशनरी लीव के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर आपने उस तरह से किया कि आप ओवरस्टे हो चुके हुए थे या आपके पास स्टेटस नहीं था और आपने फिर अप्लाई किया शादी की बेस पे या पार्टनरशिप की बेस पे, तो फिर वो आपकी बात चलती है। और उसमें अगर आपने टॉयक किया था तो उन्होंने इस वजह से रिफ्यूज़ करना है आपको कि आप सूटेबल नहीं हैं, क्योंकि आपने एक दफ़ा डिसेप्शन उनके साथ की है, तो आप सूटेबिलिटी के रिक्वायरमेंट्स में फेल कर जाते हैं, इसलिए आपको इमिग्रेशन रूल्स के अंदर नहीं मिल सकता। अब आपकी जब अपील आती है तो आपको देखना है कोर्ट में जाके आप किस तरह से अपना केस प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज आप वहाँ पर बैलेंसिंग एक्सरसाइज चलेगी। अब वहाँ पर जज ने यह देखना है कि एक तरफ ये बंदा फ्रॉड करके टॉयक करके इसने इमिग्रेशन स्टेटस हासिल करने की कोशिश की, दूसरी तरफ इसकी शादी है, जेन्युइन शादी है, जेन्युइनली अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, हो सकता है बच्चे हैं, हो सकता है नहीं है, जो भी सिचुएशन आपकी है, वो दोनों चीज़ों को देखना है कि जी इमिग्रेशन कंट्रोल और कानून को ज़्यादा इसमें बालातर रखना है या आपकी फैमिली लाइफ को जो कि आपने इस्टेब्लिश की है अपनी वाइफ के साथ। सो ये चीज़ें देखते हुए फिर आपकी केस के ऊपर फैसला होगा। लेकिन ये टॉयक वाले ये याद रखिए कि क्योंकि टॉयक जब आपने किया, आपने इमिग्रेशन रूल्स के अंदर एक ऑफेंस किया। वो ऑफेंस क्या है कि आपने एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया या आपने डिसेप्शन एक्सरसाइज की टू ऑब्टेन लीव टू रिमेन इन द यूके। अब वो चीज़ जब आप करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आप अनसूटेबल हो जाते हैं कि आपको कोई भी डिस्क्रिशनरी लीव दी जाए, इस वजह से ये चीज़ बनती है। अब वो चीज़ आप सिर्फ उस तरह से उड़ा सकते हैं कि अगर आपको अपील का राइट मिलता है, आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके जज ने फैसला करना कि कौन सी चीज़ को कितना वजन देना चाहिए, और फिर अगर जज समझता है कि नहीं जी आपके केस में इतने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि आपकी इस डिसेप्शन को सामने होते हुए फिर भी हम इसको इग्नोर कर जाएं, तो फिर आपको स्टेटस मिल सकता है। लेकिन आमतौर पर जजेस यही करेंगे कि वो आपकी सिचुएशन देख के फिर फैसला करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि आपको स्टेटस इस पर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरे 2 सवाल हैं। बेसिकली मेरे पास HSMP वीजा था टिल 2016 तक। तो 2014 में क्योंकि मेरे को 10 साल हो गए थे, तो मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया, तो मेरे को इंडेफिनिट भी मिल चुका है अभी। ठीक है। एंड सेकेंडली मैं आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट कि आजकल जो है वो मैंने बेसिकली उसके लिए व्हाट्स कॉल्ड ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है जी। तो मुझे मेरे कंसल्टेंट ने बताया है कि अभी जो है थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करें, वो जो 10 years का गुड एंड बैड करेक्टर है, वो आपकी जॉब एक्सपीरियंस जो मांग रहे हैं वो सारा कुछ, तो वो उस पर उन्होंने बताया कि जी अभी जो है वो लास्ट जो आपका 10 years का चेक कर रहे हैं, बिकॉज मेरा स्टूडेंट वीजा था पहले, ठीक, तो वो अभी उन्होंने ये चेक कर रहे हैं
कि जी 2005 में फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी जॉब का शो कराता हूँ तो 2005 में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया है स्टूडेंट वीजे पे। ठीक है। तो उन्होंने भी ये काम किया है कि उन्होंने बताया कि मेरे को कि उन्होंने डिसेप्शन लगाई है कि जी 2005 में बिकॉज कि आपका स्टूडेंट वीजा था तो आपने एक्स्ट्रा काम किया, उसकी वजह से अब आप यू वर इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स। आप मुझे बताइए आपका सवाल क्या है? आप मुझे बताइए आपका सवाल क्या है? बेसिकली सवाल मेरा ये है कि मैं अभी अप्लाई अगर करता हूँ, जो एक मेरे को प्रॉपर क्यूरी आई है वो ये है कि जी उन्होंने स्टूडेंट वीजे के लिए जब स्टूडेंट वीजे पे थे उन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने जब अभी उन्होंने ये मालूम किया कि जी आपका जब स्टूडेंट वीजा था तो उसमें आपने एक्स्ट्रा काम किया तो उन्होंने डिसेप्शन लगाई है कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जी। तो वो 10 साल की बात करेंगे। मैंने ये पूछना है कि आया ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है 10 इन गुड एंड बैड फैक्टर के ऊपर क्या नहीं हो रहा कि मैं अभी अप्लाई अगर करता हूँ क्योंकि चलें ठीक है। इसके अलावा कुछ और आपका सवाल? दूसरा मेरा सवाल ये था कि क्योंकि मेरा HSMP था तो उसमें मेरा जो टैक्स पे किया है वो ज्यादा पे नहीं किया है। हाँ। तो लेकिन जो बाकी मैंने क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस लॉस ऑफ अर्निंग वगैरह शो कराई है उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेंगे वो? ओके चलें, अगर मैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए ये आप नेशनलिटी के लिए पूछ रहे हैं। ओके, पहले मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। जो आप HSMP की बात कर रहे हैं, आई टेक इट कि ये आपका टियर 1 जनरल लगा हुआ है। आप टियर 1 जनरल के ऊपर आपका वीज़ा 2016 तक का था, बीच में आपके 10 साल लीगली कंप्लीट हो गए, आपने उसकी बेस पे अप्लाई किया और आपको ILR भी मिल गई। ILR मिलने के बाद अब आपको फिक्र ये है कि जब आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया है तो आपके ऊपर डिसेप्शन लगाई जा सकती है कि नहीं। ये सवाल बिल्कुल सही है जी। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अब पिछले 10 साल का आपका तमाम रिकॉर्ड देखा जा रहा है। अब 2005 में अगर आपने कहीं पे 2 घंटे भी हफ्ते के एक्स्ट्रा काम किया तो दैट मीन्स टेक्निकली स्पीकिंग यू वर इन ब्रीच ऑफ द कंडीशंस अटैच्ड टू यू। सो जब भी आप ब्रीच करते हैं कंडीशंस को तो उसकी बेस पे वो आपको कह सकते हैं कि जी आप अपने गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट में अब फेल हो गए। सो ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा सवाल आपका ये कि जी आप टियर 1 के ऊपर चल रहे थे, आपने अपना पूरा आपने ज़्यादा टैक्स नहीं दिया। अब मैं जो चीज़ से समझ रहा हूँ वो ये कि आपने अपने इनकम जो अपने जो टैक्स रिटर्न्स अपने सबमिट कराए हैं उसके अंदर आपकी जो इनकम थी वो कोई बहुत हाई इनकम नहीं थी, आपके ज़्यादा लॉसेज वगैरह चलते रहे और आपको ये फिक्र है कि जी हाई इनकम ना होने की वजह से तो नहीं मसला होगा। इस तरह का कोई मसला नहीं। हाँ, अगर ऐसा मसला है कि आपने एक्सटेंशन के वक्त अपनी कुछ और इनकम दिखाई और HMRC को आपने कोई और इनकम डिक्लेयर की, वो आपके लिए इशू बन सकता है क्योंकि वो दोनों चीजें कॉन्ट्रोडिक्टरी होंगी। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, आपकी सिर्फ इनकम ही लो थी और आपके एक्सपेंसेस वगैरह बहुत ज्यादा थे तो उसमें कोई मसला नहीं है। आपके उस चीज को आपके खिलाफ काउंट नहीं किया जा सकता कि जी आपने इतनी इनकम कमाई क्यों नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो पहला वाला आपका मसला है वो दैट विल बी अ प्रॉब्लम कि अगर ऐसा हुआ कि आपके पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के अंदर कहीं पे भी उनको ऐसी कोई चीज मिल जाती है कि वो ये कह सकें कि जी आपने ये एक्स्ट्रा काम किया, आपने इन ब्रीच काम किया, दैट मीन्स यू वर इन ब्रीच ऑफ द रूल्स। और पिछले 10 साल में अगर कहीं पे भी यू वर इन ब्रीच तो वो आपको रिफ्यूज कर देते हैं नेशनलिटी और उसके बाद फिर वो आपको उसमें लिख देते हैं कि जी इस डेट से हम इस टाइम को काउंट कर रहे हैं, इस डेट से पहले इस डेट से पहले अगर आपने दोबारा नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया तो यू आर लाइकली टू बी रिफ्यूज्ड। सो इससे आपको अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है कि आप किस तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अब नेशनलिटी एप्लीकेशन के लिए, नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए आपके पिछले 10 साल के तमाम रिकॉर्ड को देखा जाता है कि आपका किस किस्म का टाइम गुजरा हुआ है। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप इन ब्रीच रहे हैं या आपने इन ब्रीच काम किया है तो वो चीज़ें आपके खिलाफ जाती हैं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। नज़ीन, हमारी दूसरी ब्रेक का टाइम हो रहा है, वापस आते हैं फिर अपने सवाल जवाब शुरू करते हैं दोबारा से थोड़ी सी देर में दोबारा।